नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में 54 मंत्री शामिल हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में 54 मंत्री इस दौरान शामिल हैं। और आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक पर सभी की निगाहें, क्योंकि तमाम ऐसे विषय, तमाम ऐसे प्रस्ताव जो इस बैठक में रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी और देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिस पर कि योगी कैबिनेट की ये मोहर लगेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आस्था का संगम और इस संगम में यहां पर तमाम मंत्री मौजूद हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद की यह बड़ी बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है और इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा होगी, मोहर लगेगी। सभी की निगाहें हैं टिकी हुई और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से लगातार इस पर नजर बनी हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर प्रस्तावों पर मोहर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इसको भुनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर यह बैठक चल रही है। आईएसआई सर्किट हाउस है जिसमें इस बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। उनके तमाम मंत्री, यानी कि कुल मिलाकर 54 मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में चर्चा चल रही है तमाम ऐसे विषयों को लेकर जिस पर कि ये प्रस्ताव और प्रस्तावों पर जिन पर की मोहर लगेगी। और आपको बता दें कि 1 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है, कौन कौन से ऐसे विषय रहे जिनको लेकर मीडिया के सामने पूरे तरीके से यहां पर अपनी बात भी रखेंगे मंत्री। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे रहे, जहां पर मंत्रिपरिषद की ये बैठक जो है अब शुरू हो चुकी है। प्रयागराज जहां पर महाकुंभ का भव्य दिव्य अलौकिक और डिजिटलीकरण महाकुंभ यहां पर चल रहा है और उसी बीच देखिए अब यहां पर मंत्रिपरिषद की यह बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम ऐसे मंत्री हैं, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं और सभी मंत्री यहां पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात करें या फिर दूसरे ऐसे पहलू, चाहे किसानों के मुद्दों की बात करें, हर एक पहलू पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए, ये वहीं से तस्वीरें जहां पर ये बैठक चल रही है और आप देख रहे हैं इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं। मंत्रिपरिषद की ये बड़ी बैठक और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि आखिरकार आज कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जिस पर की मोहर लगेगी। और देखिए, क्योंकि महाकुंभ का भव्य आयोजन और इसको लेकर अगर बात करें, क्योंकि तमाम मंत्री पहुंचे, वीवीआईपीज वहां पर है, श्रद्धालुओं को देखिए यहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल प्रशासन ने यहां पर रखा है। इसीलिए कुंभ मेले से थोड़ा सा हटके जो अस्थायी सर्किट हाउस बनाया गया है उसमें यह बैठक हो रही है और क्योंकि महासंगम और महाकुंभ का यहां पर आयोजन है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल यहां पर रखा गया है। तो बैठक में 54 मंत्री शामिल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हो रही है और बैठक में देखिए तमाम विषय हैं, यानी कि जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे, किस कौन कौन से प्रस्ताव पर सबकी सहमति बनती है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बड़ी बैठक हो रही है, एक तरफ तो योगी की ये बैठक और दूसरी तरफ विपक्ष में भी हलचल इसको लेकर तेज है। विपक्ष भी तमाम दावे कर रहा है कि यहां पर पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको सेट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 2027 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर भी सभी की निगाहें कि आखिरकार यहां से क्या वो जो रणभूमि है वो तैयार हो रही है, जो पृष्ठभूमि है वो तैयार यहां पर हो रही है, क्योंकि 27 का रण और महाकुंभ में इस तरीके की बैठक का आयोजन वाकई में अपने आप में तमाम मायने यहां पर निकालता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक, तस्वीरें भी न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है जब से बैठक शुरू हुई है और देखिए यहां पर तमाम मंत्री हैं और यहां पर चर्चा चल रही है। करीब 1 घंटे यह बैठक चलेगी और इस 1 घंटे के बाद कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी, उन प्रस्तावों को भी बताया जाएगा। यहां पर प्रेस वार्ता होगी, प्रेस वार्ता मीडिया के सामने और उस दौरान तमाम विषयों पर यहां पर आखिरकार कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर की मोहर लगे और इसको लेकर क्या कुछ पृष्ठभूमि है वो तैयार, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। तो देखिए,
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक, और हमारे साथ में साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में स्टूडियो में एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, क्योंकि आज ये बैठक, और इस बैठक पर सभी की निगाहें इसलिए भी हैं, देखिए महाकुंभ का भव्य आयोजन, उस बीच में ये बैठक एक तरफ सत्ता पक्ष को लेकर कह रहे हैं कि 27 की रणभूमि, तो दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर भी हलचल पैदा हो रही है कि आखिरकार 27 की रणभूमि अगर यहां से शुरू होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से योगी सरकार ही बाजी मार जाए। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात है, इसको आप सियासी नजरिए से, जिसको देखना हो वो सियासी नजरिए से देखे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महाकुंभ, ये जो पूर्ण महाकुंभ है, 144 साल बाद ये पावन मौका आया है जब हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। इसीलिए आप सोचिए 10वां दिन है और 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में कोई भी इस डुबकी से अपने आप को परे नहीं रख पा रहा है। सरकार ने भी ये तय किया है कि वो अपनी आस्था, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जब एक जो है आध्यात्मिक संत जो है मुख्यमंत्री है, तो जाहिर तौर पर उसकी कैबिनेट आध्यात्मिक होगी, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। हमने इससे पहले कोई पहला मौका नहीं है। 2019 में हम लोगों ने देखा जब इसी पर जो है, जब उस समय अर्ध कुंभ था, जिसको कुंभ की तरह से जो है जबरदस्त तरीके से सरकार ने व्यवस्थाओं के साथ उसको सजाया था, उस समय भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। अयोध्या में हम लोगों ने देखा था रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा के समय, उस समय भी कैबिनेट की बैठक की गई। काशी में भी जो है कैबिनेट की बैठक की गई। तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट की बैठक इन तमाम बड़े धार्मिक आयोजनों के बीच में वो प्रतिबद्धता दर्शाती है। जिस तरीके से महाकुंभ को जबरदस्त तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ने वहां पर न सिर्फ जो है, यूं तो आस्था का पर्व है, वहां पर आपके पास व्यवस्थाएं ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसको अद्भुत बनाया है, दिव्य बनाया, भव्य बनाया है। अब उसके बाद कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक, 54 मंत्री पूरे एक साथ बैठेंगे, ये वाकई में विलक्षण मौका है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी प्रतिबद्धता जताने के से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। अब सबकी नजर इस पर है कि जब यहां से आगाज क्या होने वाला है, ऐलान क्या होने वाला है, वो सबसे ज्यादा अहम है। 2-3 फैसले, यूं तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग फैसले हैं, जिसमें औद्योगिक घरानों को कुछ रियायतें और मिल सकती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़े, और स्थापना को लेकर के काफी बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर कैबिनेट का फैसला सकता। लेकिन 2-3 चीजें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयाग और काशी को मिला करके एक धर्म क्षेत्र बनाने की बात हो रही है। देखिए इससे पहले चित्रकूट था, चित्रकूट का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट का हिस्सा था, उसके लिए कहा जाता था कि इसको फ्री कॉरिडोर बना दिया जाए, जो है फ्री जोन घोषित कर दिया जाए, वो नहीं हो पाया। लेकिन अब अगर प्रयाग और काशी को मिला करके आप धार्मिक क्षेत्र घोषित कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो रिलीजियस सर्किट है वो और बढ़ेगा। दूसरा एक सबसे अहम बात यह है कि 7 जिले, जो पूर्वांचल के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों को मिला करके एक तरह से धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। एक और अहम बात है, अयोध्या से लेकर, आप अयोध्या से जब आप चलते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, उसके बाद प्रयाग पहुंचते हैं, विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर पहुंचते हैं, वहां से फिर आप जो है काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। ये पूरा लिंक एक्सप्रेसवे और इसके साथ कनेक्टिंग, ये पूरा जो है एक तरह से धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात है या रिलीजियस सर्किट बनाने की बात है। इस पर भी कोई ठोस फैसला आ सकता है। एक और अहम बात है कि आप लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली से प्रयाग तक को जोड़ने के लिए एक बहुत नायाब पहल, इससे पहले 2019 में गंगा एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था। इसी कुंभ की धरती से जो है गंगा एक्सप्रेसवे का ऐलान होता, गंगा एक्सप्रेसवे बन गया। अब सबसे बड़ी बात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन तमाम रिमोट एरियाज से होता हुआ निकला है जो बीहड़ के एरिया थे, जहां पर कभी डकैतों की हनक सुनाई देती थी। अब उसको लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए, यानी कि जो चित्रकूट में इटावा से शुरू हुआ और चित्रकूट में खत्म, यानी चंबल के बीहड़ों से शुरू हुआ एक्सप्रेसवे पाठा के बीहड़ों में आकर अभी खत्म हुआ, और वो पाठा के बीहड़ों से अब वो राम वन गमन पथ स्थल से होते हुए वो प्रयाग से जोड़ने का लिंक एक्सप्रेसवे, उसका भी आज कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। तो ये जो 2-3 फैसले हैं, जाहिर सी बात विपक्ष को इस पर मिर्ची लगेगी, लेकिन ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, काशी हमारी आस्था है, प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। अगर दोनों एक साथ जुड़ेंगे
तो जो प्रयाग आएगा वो काशी जाएगा, बिल्कुल जो काशी बिल्कुल आएगा वो ब्रजेश जी, प्रयाग मैं आएगा। आपके पास में वापस लौटूंगी और कुछ और भी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़, मेरे सहयोगी अर्चना कौशल न्यूज रूम से मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी, और साथ ही राजेश हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास में आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर एक तरफ विकास की बयार की बात तो दूसरी तरफ हलचल है सियासी, यहां पर क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज सुबह ही जाके महाकुंभ में मैंने स्नान किया है हम्म। और सरकार जो की गई व्यवस्था है उस बहुत ही उत्तम सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छा मैनेज कर रखा सरकार ने, जगह जगह पुलिस चप्पे चुप तैनात कर रखा है। और जो योगी जी का बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए 144 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया हुआ है जब ऐसा संयोग बन रहा है जो दूसरा ऐसा संयोग दोबारा कभी बनने वाला नहीं है। तो सरकार भी चाहती है कि वहां पर वो बैठक करे और कैबिनेट बैठक कर रही है। सरकार इसमें बैठक शुरू हो चुकी है, अरैल पर हो रही है। ये संगम में जो क्षेत्र है नैनी का, जैसे कि ये नैनी से फाफाओं के बीच के एरिया संगम बोला जाता है। नैनी तरफ से जो है यमुना नदी आती है और जो फाफा मऊ है उधर से गंगा नदी आती है। फिर प्रयागराज जहाँ मेन संगम आ जाएगी, दोनों नदियां मिल जाती है और साथ में और जो तीसरी नदी है वो गुप्त नदी कहा जाता है, सरस्वती गुप्त नदी कहा जाता है, वो मिलती है यहाँ पर। तो नैनी जो यमुना नदी का क्षेत्र है वहां पर सरकार ये बैठक कर रही है। साइड में इसलिए किया गया ताकि जो दर्शनार्थी जो स्नान करने वाले श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अव्यवस्था न फैले, इसलिए अरैल घाट पर जो बिल्कुल से एक कोण है, हिस्सा है संगम का, वहां पर बैठक हो रही है। और वहीं पर प्लान यह है कि जो सरकार 54 मंत्री हैं वो स्नान करेंगे। तो सरकार ने भी श्रद्धालुओं को जितना ध्यान रख सकती सरकार ध्यान रख रही है। सरकार चाहती तो मेन जो मेला का प्राथमिक क्षेत्र है जो मेन संगम में है, सरकार वहां पर बैठक कर सकती थी। ठीक है आलोक जी, मैं वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं राजेश, क्योंकि प्रयागराज में उनकी मौजूदगी है। राजेश, कैबिनेट इस दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, 54 मंत्री वहां पर मौजूद हैं, आज बड़े ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल पंकज, इस वक्त बैठक चल रही है और हम यहाँ पे सर्किट हाउस में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं उस तरफ, क्योंकि वहां सामने इस वक्त अंदर की तरफ वहां पे कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये मीडिया का जमावड़ा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल मीडिया जो है वो यहाँ पे इस वक्त बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं उस पल के लिए कि मुख्यमंत्री जब इस बैठक के बाद यहाँ पे आएंगे मीडिया को ब्रीफ करने, तो क्या बड़ा ऐलान और क्या बड़ी बात वो करेंगे, इस पर सबकी नजर है। हलचल काफी तेज है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे और उनके पहुंचते ही यहां पे चूंकि अंदर उस साइड जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है। अब इस कैबिनेट की बैठक में चूंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा ये है बात कि इसमें जो तीर्थ क्षेत्र बनाने की बात चल रही है, पूर्वांचल के कई इलाकों को मिला के जिसमें वाराणसी है, प्रयागराज है, उसमें चूंकि योगी आदित्यनाथ की यह प्राथमिकता रही है कि अब उत्तर प्रदेश को तीर्थ के क्षेत्र में, चाहे तीर्थ पर्यटन के क्षेत्र में एक हब बनाना है। और उसको लेके हमने पहले भी देखा, चाहे अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो या फिर अब प्रयागराज की बात हो, ये धार्मिक नगरियां हैं, लेकिन इन धार्मिक नगरियों का धर्म के हिसाब से तो महत्व है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी है। और खासकर बुनियादी अगर महत्व की बात करें तो यहाँ का कायाकल्प हुआ है। सबसे बड़ी बात है राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रयाग ये कुंभ की धरती है और प्रयाग में जो धार्मिक गतिविधियां वो लगातार चलती हैं, कैबिनेट में एक फैसले की ओर उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना प्रयाग में स्थायी रूप से, जिससे कम से कम लोग कुंभ के अतिरिक्त भी अगर आते हैं तो वो वहां पर आकर के उस कुंभ के महत्व को समझ सके। इससे जुड़ा हुआ भी कोई फैसला अपेक्षित है क्या? बिल्कुल, चूंकि इससे जुड़ा हुआ फैसला ये लिया जा सकता है। चूंकि देखिए कई बार क्या होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के वक्त तो कई तरह की तैयारियां की जाती हैं, लेकिन आयोजन के बाद फिर जस का तस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो कुछ बड़े परिवर्तन हैं, कुछ चाहे वो बुनियादी ढांचे की बात हो, चीजों को व्यवस्थित करने की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, हमने सड़कों के जाल देखे, घाटों की साफ सफाई देखी। चूंकि इस कुंभ के जरिए सनातन का बड़ा आयोजन है, लेकिन इस कुंभ के जरिए आस्था और अर्थव्यवस्था, इसका जो गठजोड़ है, तालमेल है, घालमेल है, वो भी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि कैसे इस धार्मिक आयोजन के जरिए अर्थव्यवस्था को भी बेहतर किया जाए, मजबूत किया जाए। तो इसके धार्मिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। तो अपने आप में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और हलचल यहां पे तेज हो रही है। लौटूंगी और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अर्चना कौशल हमारे साथ में बनी हुई है। अर्चना, क्योंकि अभी जिस तरीके से राजेश बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था को लेकर, और अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार हमने कई ऐसे कार्यक्रम भी देखे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। तमाम ये प्रस्ताव रहेंगे, धार्मिक क्षेत्र भी है और किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, सबसे पहले उसको लेकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसको समझने की जरूरत है। आखिर महाकुंभ का क्षेत्र ही क्यों, आखिर महाकुंभ में ही क्यों इस कैबिनेट बैठक को लेकर ऐलान हुआ कि वहां से शुरुआत होगी, तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। और ये पहली दफा नहीं है पंकज, इससे पहले 2019 की हम बात करें तब अर्ध महाकुंभ में बड़ा फैसला लिया गया, वो ऐतिहासिक रहा, अब तक उसकी चर्चा होती है। फिर बात अयोध्या की रही। देखिए लखनऊ के बाहर ये चौथी बैठक दोबारा होने जा रही है। वाराणसी, अयोध्या, पहला अर्धकुंभ, अब एक बार फिर से महाकुंभ में महामंथन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि इससे जब जब ऐसी बैठकें होती रही तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक फैसले निकले जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उनकी चर्चा होती रही है। और इस बार इस महाकुंभ से भी एक महासंदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और समझने की जरूरत यह भी है कि 2025 से 27 का मिशन तैयार हो चुका है और उसी के लिए जो रास्ता है उसको साफ जो है करने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है पंकज, बात हो रही है धार्मिक क्षेत्र बनाने की कि तमाम जिलों को, 7 जिलों को मिलाकर या जो 7 क्षेत्र है उनको मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र बनेगा। वो क्यों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है? क्योंकि उसी को लेकर बात सनातनी संदेश की है, बात आस्था, आध्यात्मिकता और उसके बाद अर्थव्यवस्था को जोड़ती हुई निकल रही है। और मेरा एक सवाल यहाँ से एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश भी हमारे साथ है, उनकी ओर भी होगा, क्योंकि ब्रिजेश आपने शुरुआत से ही महाकुंभ को भी कवर किया और फिर आपने ये भी देखा कि लगातार बैठकें होती रही। अच्छा, स्ट्रेटेजी को कैसे समझे? चौथी दफा लखनऊ से बाहर एक बैठक हो रही है। अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने आस्था, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था, इन जो ट्रिपल ए का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए दर्द जरूर है। लेकिन अगर आप उस मैकेनिज्म को समझिए जो ऑन ग्राउंड आपको मैकेनिज्म दिखा, हम सारे लोग वहां पर कुंभ क्षेत्र में बराबर देख रहे हैं स्थितियां, कि आप सोचिए अगर आस्था के साथ आप व्यवस्था जोड़ दीजिए और उसके साथ अर्थव्यवस्था जोड़ दीजिए तो आस्था और व्यवस्था मिलकर के अर्थव्यवस्था बनते हैं। आप सोचिए, आस्था है लोग वहां पर आ रहे हैं, व्यवस्था है तो लोग वहां पर और आएंगे, वहां पर रुकेंगे, जब टाइम स्पेंड करेंगे तो वहां खर्च करेंगे तो वहां कारोबार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष लगातार क्यों सवाल खड़े करता था? कहता था रोजगार के कोई साधन नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए, ये जो 45 दिन का महाकुंभ है, इस 45 दिन के महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। अगर 45 करोड़ लोग आएंगे तो क्या होटल कारोबार नहीं बढ़ेगा? क्या यहां पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, लोग खरीदारी भी करेंगे? ये बहुत बड़ा बाजार है। यानी जो लोग शायद एक साल में जितना कमा सकते थे उतना अकेले 45 दिन में कमाएंगे। तो यह अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं देगा क्या? दूसरा, विपक्ष कहता है सरकार अपना खजाना भर रही है। सरकार ने अपने खजाने खोले भी तो हैं। जो अच्छा व्यापारी होता है वो क्या करता है? 10 रुपए लगा करके 100 रुपए कमाता है। अगर सरकार अपना खजाना भर रही है यानी इस रेवेन्यू जनरेशन से सरकार को भी फायदा मिलेगा। तो सरकार को फायदा मिलेगा तो उसमें नुकसान क्या है? अगर सरकार फायदे में रहेगी तभी तो वो बाकी आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाएगी। अभी अखिलेश यादव का मैं एक बयान देख रहा था कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं महाकुंभ को। आपके पास भी मौका था, हर बार आप भी जो है, आपके समय भी महाकुंभ आया, आपके समय भी तमाम जो है धार्मिक आयोजन आए, आप भी उसको पॉलिटिसाइज कर लेते जो है, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो बेसिकली ये है कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्ज पर यह आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। यहां पर हर किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि आस्था, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था का क्या अनूठा संगम है। और आज ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है, ये मंत्रिमंडल की बैठक कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी या नहीं लेगी ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन एक इतिहास जरूर रचने जा रही है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी कैबिनेट ने वहां पर बैठक करके वो प्रतिबद्धता जरूर जता दी है और वो हर किसी को जतानी चाहिए। बिल्कुल ब्रिजेश, आप इसको रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं और वही सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसको धर्म की राजनीति या फिर राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना कि आप सनातनी खाली संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजनीति और राजनीति को फिर धर्म के साथ जोड़कर धर्म की राजनीति, अगर आप रोजा इफ्तार करें तो आपके लिए गलत नहीं है। अगर कोई जो है ओम नमः शिवाय का जाप करे, अगर कोई जय गंगा मैया के जयकारे लगाए तो वो पॉलिटिसाइज कर रहा है।
कहने का धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पैमाना नहीं होना चाहिए। मुझे लेकिन लगता है कि लेकिन महाकुंभ में- ब्रजेश जी, ये जो धर्म का कार्ड है, ये तो अब हमेशा से ही बीजेपी के साथ में रहा है। विपक्ष ने हमेशा से सवाल उठाए हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, लेकिन ऐसे में अगर यहां पर देखा जाए कि यहां पर हिंदुत्व का कार्ड ही नहीं, यहां पर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको विपक्ष को देखना चाहिए कि देखिए अर्थव्यवस्था से लेकर बहुत ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर की मोहर लगेगी। और मैं सभी मेहमानों के पास से वापस लौटूंगी और इस दौरान एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।